with the name of Allah Almighty. Hedda Gabler by Henrik Ibsen. इब्सन का नाम आपने सेकेंड ईयर में सुना था मिस्टर चिप्स के अंदर। कैथरीन इब्सन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पसंद करती थी, यानी वो इब्सन के लिबरल थॉट्स को पसंद करती थी, जबकि चिप्स कंजर्वेटिव था, पुराने ख्याल का आदमी था। वो इब्सन से नफरत करता था और कहता था कि इब्सन के ड्रामाज शॉकिंग प्लेज हैं। इब्सन नॉर्वे में पैदा हुआ 1828 में। ये विक्टोरियन पीरियड है, क्वीन विक्टोरिया का दौर है। यहां विक्टोरियन वैल्यूज हैं। विक्टोरियन वैल्यूज में औरत को हंसने की इजाज़त नहीं, औरत को डिस्कशन करने की इजाज़त नहीं, औरत को अपने थॉट्स डिस्कस करने की इजाज़त नहीं, औरत को अपनी डिज़ायर्स पूरी करने की इजाज़त नहीं। औरत एक घर के अंदर महदूद करैक्टर है। औरत का काम बच्चे जन्ना है और मर्द की खिदमतदारी करना है। बेशुमार मॉरल्स हैं, बेशुमार सोसाइटी के नॉर्म्स हैं जो कि वेमेन को शैकल्ड करते हैं, महदूद करते हैं। ये विक्टोरियन पीरियड है जिसमें इब्सन ने जन्म लिया 1828। इब्सन नॉर्वे के एक छोटे से सहली इलाके में पैदा हुआ जहाँ चंद हज़ार की एक कम्युनिटी थी और वहाँ पर बड़ा बिजनेस, बड़े बड़े शतीर काटना, दरख्तों को काटना, बेचना है। उसका वालिद ऐसे ही किसी स्टोर से मुंसलिक था। इब्सन एज अ राइटर सोशल नॉर्म्स पर लिखता है, माशरती अक़दार पर लिखता है, असूलों पर, मॉरल्स पर लिखता है। इब्सन कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैरिज लाइफ, मैरिज रिलेशनशिप पर लिखता है। इब्सन के ड्रामाज जैसे डॉल्स हाउस, हेडा गैबलर, इनको देखते हुए, वाइल्ड डक, इन ड्रामाज को देखते हुए इब्सन को कहा गया ही इज द ऑथर ऑफ प्रॉब्लम प्लेज। ये ऐसे प्लेज लिखता है जिसमें प्रॉब्लम्स को उजागर किया जाता है, सॉल्यूशंस नहीं। इब्सन जब अर्ली ड्रामाज लिखता है, प्लेज लिखता है, तो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसको कभी कहते हैं मक फर्टिंग डॉग, कीचड़ में न्योले के मुंह वाला कुत्ता। और इतना डिसार्ड होता है, वो कहते हैं गटर्स एंड ड्रंकॉर्ड, दैट वाज द वेरी कॉमन सीन ऑफ इब्सन। गटर्स में पड़ा हुआ शराब से दुत, ये इब्सन का कॉमन सीन था। उसके सेंसिटिव साइकोलॉजिकल डायलॉग्स, उसके सेंसिटिव साइकोलॉजिकल थीम्स को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए। वक्त गुजरने के साथ साथ जेम्स जॉयस की नॉर्वे के लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर इब्सन के थॉट्स को जब जेम्स जॉयस ने क्रिटिसाइज किया, उसको एलाब्रेट किया, उनकी खूबियां बताई, तो ऐसी रविश निकली कि इब्सन लिटरेचर का सेंटर बन गया और फिर कहा गया इन सम पार्ट ही इज़ बेटर देन शेक्सपियर। पहला राइटर मैंने पढ़ा ज़िंदगी में जिसको कहा गया बेटर देन शेक्सपियर। तो हमें पता चला इब्सन के टॉपिक वेमेन है, इब्सन का टॉपिक सोशल नॉर्म्स हैं, इब्सन का टॉपिक साइकोलॉजिकल थ्रिल्स हैं, इंसान की साइकी। हेडा गैबलर, हेडा का वैसे मतलब होता है
रेफ्यूज फ्रॉम बैटलमेंट, जंग से पनाह ले लेना, जंग से हटकर पीछे हटकर कहीं पनाह ले लेना। हैडा की एंड पर खुदकशी उसके मीनिंग एलाबोरेट करती है। वो सोसाइटी से डर जाती है, सोसाइटी के नॉर्म्स मॉरल्स, और फिर वो सुसाइड करती है। मे बी कुद्सिया मखदूम ने कहा था, हैडा एक बला का नाम है। हैडा गैबलर, हैडा तो उसका नाम है, फीमेल करेक्टर है। गैबलर उसके वालिद का नाम है जो कि एक जर्नल था। हैडा गैबलर में करेक्टर लिस्ट, पहला करेक्टर 65 इयर्स ओल्ड एक मिडिल क्लास की आंट जुलीना। लिख लें, आंट जुलीना 65 साला मिडिल क्लास की खातून। उसके मरहूम भाई का एक बेटा है जिसका नाम है मिस्टर टेजमैन, टेजमैन, जी की आवाज टेजमैन, जो कि 30 इयर्स ओल्ड होगा मे बी, और वो राइटर है। दो करेक्टर पता चले, आंट जुलीना मिडिल क्लास से, और मिडिल क्लास से ही उसका भतीजा मिस्टर टेजमैन जो कि राइटर है। आंट जुलीना अपने भतीजे टेजमैन की शादी एक एरिस्टोक्रेटिक ऊंचे दर्जे के लोगों में करती है, और वो है जर्नल की बेटी हैडा गैबलर। तो आंट जुलीना ने, जो कि मिडिल क्लास से है, उसने अपने भतीजे की शादी हैडा से की जो कि अपर क्लास से है। हैडा को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, हैडा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहते हैं कि हैडा इस घर में रच बस जाए और वो इनफॉर्मल हो जाए उसके साथ, उससे गपशप लगाएं और वो उन्हीं जैसी एक सादा जिंदगी गुजारे। हैडा का एक पुराना यार भी था, वो भी राइटर था। उसके साथ हैडा का थोड़ा बहुत अफेयर भी था, और उस शख्स का नाम है नशई लोबोग, 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 लोबोग। ये नशई यार है, शराब में धुत है, बड़े कमाल का राइटर। लगता ऐसा है कि ये टेजमैन से आला दर्जे का राइटर है, लेकिन रैबल मिजाज का है, शराब में धुत रहता है। ये उसका पुराना दोस्त है। टेजमैन को इस बात का पता नहीं, तो लोबोग भी हैडा और टेजमैन से मिलने उसके घर आता है। उसके पास एक मसवदा भी है जो उसने किताब लिखी है नई। इसी तरह इसी हैडा के घर में एक और करैक्टर आती है, उसका नाम ठे है, ठे, TAA, TEA, ठे, ठा भी कहते हैं, सा भी कहते हैं, ठे। सादा लड़की है, फर्टाइल है, घने बाल हैं इसके, और ये लोबोग पर मरती है, उसकी दीवानी है। उसकी मदद की है इसने लोबोग की शराब छोड़ने में और एक किताब लिखने में। 4 करैक्टर बयान किए, आंट जुलीना, मिस्टर टेजमैन और उसकी वाइफ हैडा, और हैडा का एक पुराना पैरामोर यार लोबोग, और लोबोग की आगे यार है, महबूबा है, दीवानी है, ठा। टेजमैन हस्बैंड, हैडा वाइफ, हैडा का यार लोबोग, लोबोग की दीवानी, ठा। यहां पर एक और करैक्टर है, आखिरी करैक्टर बस,
और उसका नाम है जज ब्रैक। जज ब्रैक तकरीबन कोई 45 साल आदमी है और ये किसी के घर में भी जाता है, फैमिली फ्रेंड बनता है और वहाँ पर जो बेगम होती है उससे अपना माशका बना लेता है, उसके साथ सेक्स के प्लान बनाता है। जज ब्रैक भी इस घर में मौजूद है और फिनेंशियली सपोर्ट भी कर रहा है सबको। बस लोग के पास एक मसवदा है, यानी कि हाथ से लिखी हुई किताब है जो अभी पब्लिश होनी है, और पार्टी वार्टी होती है, वो किताब उससे खो जाती है और टेजमैन जो खुद राइटर है और कंपिटेटर भी है लोबो का, वो मुसवदा हेडा को दे देता है। हेडा वो मुसवदा आउट ऑफ जेलसी जला देती है फायर प्लेस में, क्योंकि वो समझती है कि लोबोग मेरा दोस्त था पुराना, ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, इसने एक दीवानी ठा के साथ मिलकर ये मसवदा, ये किताब लिखी है जो बहुत अच्छी है, ये इन दोनों का बच्चा है, और आउट ऑफ जेलसी वो जला देती है। लोबोग डिसाइड होता है, हेडा उसे पिस्टल दे देती है कि जाओ खुदकुशी कर लो अपने सर में गोली मार के। वो मर जाता है लोबोग। हेडा रेस्टलेस तबीयत की है, मर्दाना मिजाज की है, वो हर शख्स को कंट्रोल करना चाहती है, वो कोई नई तरह की ज़िंदगी जीना चाहती है, खुशियों वाली। उसे पता नहीं वो कैसे जिए। हेडा लोबो के मरने के बाद मुलाकात जब होती है जज ब्रैक से, जज ब्रैक कहता है मुझे पता है हेडा, तुमने पिस्टल दिया था लोबो को, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, नहीं तो मुझे साथ आई लव यू करो। हेडा आई लव यू करने के बजाय अंदर जाकर इनर रूम में अपने आप को किल कर देती है, शूट कर देती है। जबकि टेजमैन और ठा वो दोनों मिलकर एक नई किताब लिख रहे हैं या पुरानी किताब को रिस्टोर कर रहे हैं लोबो की। दीज आर द करेक्टर्स। आपने करेक्टर समझ लिए। व्हाट यू हैव टू एनालाइज, जब टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर। मैंने आपको करेक्टर बताया कि यहाँ पर एक आंट जुलीना है, फिर टेजमैन है, टेजमैन राइटर है और उसका कंपिटेटर एक है लोबोग, वो भी राइटर है, और हेडा दो लोगों के दरमियान में है, एक तरफ उसका हस्बैंड है, दूसरी तरफ उसका यार है। और इसी तरह ठा है, ठा जो है वो लोबोग की दीवानी है। हेडा और लोबोग दोनों मर जाते हैं, ठा और टेजमैन आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं। थीम्स क्या हैं, क्या चीज़ें आपने इसके अंदर एनालाइज करनी है व्हेन यू विल गो टू डिस्कस और रीड द टेक्स्ट। आइए हम टेक्स्ट में क्या चीज़ें तलाश करेंगे, टेक्स्ट के ऊपर हम लिखते जाएंगे ये तमाम चीज़ें, पेन हमारे हाथ में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ड्रामा के अंदर हमें मिलता है एक थीम, थ्रेट ऑफ कैरियर, कि टेजमैन को थ्रेट होता है कि कहीं लोबोग उससे आगे ना बढ़ जाए, उससे एक्सील ना कर जाए, वो हाईली एट्रीब्यूटेड ना हो जाए, वो आला दर्जे का ना हो जाए। कैरियर का थ्रेट है। हेडा भी थ्रेट में है कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं है, एरिस्टोक्रेटिक नहीं है, आज़ाद नहीं है, खूबसूरत नहीं है, और तमाम लोग उसकी इज़्ज़त नहीं करते, या उसकी इज़्ज़त खो जाएगी, उसकी रेपुटेशन या स्कैंडल उसका बन जाएगा, जज ब्रैक से या लोबोग से उसका स्कैंडल वाज़े हो जाएगा। तो थ्रेट ऑफ कैरियर है यहाँ पर। लिखते जाएं बुक के ऊपर, कहीं खाली पेज पर लिखते जाएं। इसमें हम तलाश करेंगे इम्परफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ मैरिज। शादी के इम्परफेक्ट रिलेशनशिप हैं, जैसे कि टेजमैन और हेडा का रिलेशनशिप इम्परफेक्ट रिलेशनशिप है। इस तरह ठा भी कहीं शादीशुदा है और ठा का जो हस्बैंड है उसका नाम एल्स्टेड है, एल्स्टेड, उसके साथ वो एल्स्टेड को छोड़ के आ जाती है वापस इस टाउन के अंदर जहाँ पर हेडा रहती है। तो ये ब्रोकन रिलेशनशिप है। आप इस ड्रामा में जगह जगह सेंसिटिव रीडिंग के साथ देखेंगे, साइकोलॉजिकल थ्रिल मौजूद है। हर करेक्टर ट्रिक चलाता है, हर करेक्टर साइकोलॉजिकल ट्रिक, हर करेक्टर साइकोलॉजिकल अटरेंस करता है, हर करेक्टर की मूवमेंट, मैनर सारे साइकोलॉजिकली आप नोट करेंगे कि कौन क्या चाह रहा है। तो साइकोलॉजिकली
थ्रिल मौजूद है हर करेक्टर के माइंड में, हर तरह करेक्टर की मूवमेंट में। मैनिपुलेशन का थीम है कि हर करेक्टर दूसरे को कंट्रोल करना चाहता है। हैडा तमाम करेक्टर्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहती है। सा, ठा, लोबोग, थेस्मैन, आंट जुलीना सबको कंट्रोल करना चाहती है। जज ब्रैक को भी। वेल्थ, हैडा चाहती है कि वो अमीर हो जाए, उसका हस्बैंड अमीर हो जाए। थेस्मैन चाहता है मैं फिनेंशियली प्रॉब्लम में हूं तो मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं। रिस्पेक्ट का थीम है, रेपुटेशन का। हैडा चाहती है कि उसका स्कैंडल बाहर ना आ जाए लोबोग से पुराना। हैडा चाहती है कि जज ब्रैक के साथ उसका कोई अफेयर बन गया तो स्कैंडल ना बन जाए, डरती है। ड्रीम्स, इसमें हैडा कहती है कि उसका एक घर होना चाहिए जो महंगा है और खरीदा जा रहा है, ड्रीम हाउस है वो। थेस्मैन का भी ड्रीम है कि उसका अच्छा कैरियर हो। होप्स हैं, उम्मीदें हैं। प्लान्स हैं, मंसूबे हैं। जज ब्रैक जो है प्लान करता है कि वो हैडा के साथ अफेयर बना ले। नेचर ऑफ पावर दिखाई गई है कि ताकतों की कौन कौन सी किस्म होती है। दूसरे को अपने कंट्रोल में करना, ये भी साइकोलॉजिकली किसी से एक्सील कर जाना, ये भी पावर है। पैसे की भी पावर है जो कि जज ब्रैक इस्तेमाल करता है। इसमें थीम है कंट्रोल ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ और ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने का थीम मौजूद है। लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, लैंग्वेज भी नोट करेंगे, सूटेबल लैंग्वेज है एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को कन्वे करने के लिए। लैंग्वेज बड़ी डिफरेंट काइंड की है, दिलचस्प है। ट्रेजेडी बाय फेट, हम देखेंगे ये किस्मत की वजह से हैडा की ट्रेजेडी हुई है या सोसाइटी के प्रेशर से हैडा की ट्रेजेडी हुई है। ह्यूमन डेस्टिनी, इंसान की किस्मत कैसी है, ये भी डिस्कस करेंगे। लिमिटेशन ऑफ वेमेन, इस विक्टोरियन पीरियड के अंदर औरत जो है लिमिटेड है। ये 1860 के अंदर इस प्ले को रखा गया है, पीरियड 1860 का है, तो औरत लिमिटेड है, शैकल्ड है, आज़ादी नहीं, लिबरल नहीं। वो अकेली तन तना कहीं किसी पार्टी में भी नहीं जा सकती, हमने नहीं देखा। हैडा अपने ड्राइंग रूम से बाहर भी नहीं आई, वो इनर रूम में रही, वो आउटर रूम में रही, मैक्सिमम वरांडा में जाती है। मॉडल्स ऑफ 20th सेंचुरी, अगर औरत को आज़ाद होना है, अगर औरत को लिबरल होना है, अगर औरत को सुख का सांस लेना है, अगर औरत ने मर्द का शेफ नहीं बनना, उसका बावर्ची नहीं बनना, अगर औरत ने मर्द का सर्वेंट नहीं बनना, अगर औरत ने प्रेग्नेंट होकर बच्चों की जंजीरें बेड़ियां पांव में नहीं डालनी, तो वो मॉडल हैडा है। 20th सेंचुरी का मॉडल दिखाया गया हैडा को। सोसाइटी वर्सेस वेमेन, सोसाइटी औरत के साथ क्या करती है? सोसाइटी चाहती है, ग्रुप ऑफ पीपल चाहता है कि हैडा प्रेग्नेंट हो जाए। जब भी कोई शादी होती है तो तमाम मोहल्लेदार, हमसाए, रिश्तेदार एक ही चीज चाहते हैं कि बच्चा नहीं हुआ, उम्मीद नहीं है। क्यों? ताकि ये शैकल्ड हो जाए, इस घर का प्रॉपर मेंबर बन जाए, यहीं पर रह जाए, भागने का रास्ता ना हो। और जब 3-4 बच्चे हो जाते हैं, औरत यहीं कहती इन बच्चों की वजह से मैं यहां पर रह रही हूं, वगरना मैं तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। रियलिज्म, इस ड्रामा के अंदर आप रियलिज्म देखेंगे, हकीकत देखेंगे। वाकई औरत की कुछ डिजायर्स हैं, उसकी बेचैनी की कोई वजह है, सोसाइटी वाकई प्रेशराइज कर रही है। ट्रेजेडी, और आप देखेंगे ट्रेजेडी कहाँ पर हुई, ट्रेजेडी क्यों हुई, मॉडर्न ट्रेजेडी क्या होती है। ये बातें हमने इस ड्रामा के अंदर नोट करनी है और इन्हीं बातों का ही क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं में से किसी पर क्वेश्चन बन जाता है। हैडा गैबलर सेंसिटिव स्टडी है, सेंसिटिव साइकोलॉजिकल स्टडी है। एक एक मूवमेंट नोट करनी है। ये ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं है जिसके अंदर चलता जाए और आप भी स्लो और विदाउट थिंकिंग उस रविश में बहते जाएं।
आपको जगह जगह रुकना है और सोचना है। यही इब्सन का स्टाइल है और यही मॉडर्न प्लेस का मुज्जिद इब्सन है। इब्सन को इसीलिए कहा जाता है कि मॉडर्न प्लेस का ये फाउंडर है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि हैडा गैबलर के चंद सवाल याद करके चले जाएंगे और वहां पर आपका उनमें से कोई एक सवाल आ जाएगा, तो ऐसा मत सोचिए। आप पिछली हिस्ट्री उठाकर देखिए। मैं ये जो बातें डिस्कस कर रहा हूं ये पिछली 14 साल हिस्ट्री में से कर रहा हूं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज की, और सवाल इन्हीं में से पूछा जाता है। ये सारे सवाल हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। अगर हैडा का करैक्टर आ जाता है या हैडा से रिलेटेड क्या क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, आपने हैडा को, जब भी हैडा का डायलॉग आएगा, आपने हैडा में क्या नोट करना है? पावर ऑफ माइंड, हैडा की अकली ज़हनी ताकत कितनी है ये देखनी है। डिजायर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड देन डिस्पाइज, हैडा की ख्वाहिश है कि वो दूसरों को मुतासर करे, उन्हें अपने कंट्रोल में लाए। जब वो कंट्रोल में आ जाते हैं तो वो उनसे नफरत करने लगती है। एक बार लोबोग हैडा के पूरे कब्जे में था। हैडा ने लोबोग के फॉरबिडन वर्ल्ड को देखा था, सेक्सुअल दुनिया को देखा था, डिजायर्स को देखा था। जब लोबोग हैडा की तरफ बढ़ने लगा उसकी दुनिया को देखने के लिए, तो हैडा ने उसके ऊपर फायर कर दिया था, गोली चला दी थी। यानी कि हैडा पहले पसंद करती है, इन्फ्लुएंस करती है, कंट्रोल में करती है, फिर उसकी नेचर है कि वो नफरत करती है, डिस्पाइज करती है। डिजायर ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों की डिजायर है, लेकिन ये खुशियां उसकी अजीब हैं। कंट्रोलिंग की खुशी, इन्फ्लुएंस करने की खुशी, वेल्थ की खुशी, बस अजीबोगरीब खुशियां हैं। हैज़ नथिंग सीरियस टू डू, हैडा के अंदर कोई संजीदा चीज़ नहीं है करने के लिए। वो खुद भी कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए सिवाय इसके कि वो कहे लोबोग फेमस एक राइटर बन जाए, या वो टेजमैन एक फेमस राइटर बन जाए और उसके पास पैसा आ जाए। हैडा के अंदर ईगोइज्म है, अनाव है। आंट जुलीना को किसी खाते में नहीं लाती। टेजमैन को वो अपना महकूम समझती है। लोबोग को वो समझती है कि ये अभी भी मेरे कंट्रोल में हो। ठा को कहती है कि ये अभी भी मेरे कंट्रोल में हो। हर यूजलेसनेस, फजूलियत उसके अंदर है। हर रेस्टलेसनेस, उसके अंदर बेचैनी है। बेचैनी की कई वजूहात हैं। वो शेकल्ड है, लिबरल नहीं, उसके बाद लिबर्टी नहीं है, उसके पास काम नहीं है। आज तो मेरी सिस्टर, मैं देखता हूं अमेरिका की नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर वो साइंटिस्ट है और इतनी अच्छी है, डॉक्टर आयशा। आज मेरी उनसे मुलाकात है, वो अमेरिका से आ गई हैं। तो वो उस सदी की वैमन और इस सदी की वैमन। फॉल्स स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस, हैडा के स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस फॉल्स हैं, झूठे स्टैंडर्ड हैं। हैडा इज इन हर सेल्फ अ ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट ऑफ ही एंड शी, हैडा ही भी है, हैडा शी भी है। हैडा मर्द और औरत के दरमियान में है। अगर आप आज से 100 साल पहले की औरत देखें, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, दुनिया में भी, तो 100 साल पहले की औरत डोमेस्टिक है, इनएक्टिव है, वो सिर्फ बच्चे जनने वाली मशीन है, वो सिर्फ टिमिड है, शर्मीली है। लेकिन आज देखिए कि औरत मर्द जैसी बनती जा रही है। तो ये 20th सेंचुरी के अंदर जब हम देखते हैं या हम 19th सेंचुरी के अंदर देखते हैं, तो इब्सन क्या कह रहा है कि हैडा एक ऐसा मॉडल है जो अपने अंदर ही भी है और शी भी है। और यही ही और शी का एक कन्फ्लिक्ट हैडा के अंदर है और यही उसका ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट है। पूरे ड्रामा का ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट हैडा के अंदर है। और वो कन्फ्लिक्ट क्या है कि हैडा मर्दों जैसी ज़िंदगी गुजारे आज़ाद, या वो औरतों जैसी टिमिड ज़िंदगी गुजारे स्कैंडल से बचकर। वो डियाना की तरह चेस्टिटी वाली ज़िंदगी गुजारे, डियाना जो मिथिकल कैरेक्टर है, या वो डेनिसस की तरह, डेनिसस जो कि गॉड ऑफ वाइन है, उसकी तरह वो रेबल इनकरेजमेंट वाली, वो लिबरल स्पिरिट वाली वो ज़िंदगी गुजारे। वो डेनिसस की जिंदगी गुजारे लिबरल रेबल इनकरेजमेंट वाली, या वो डियाना जो मिथिकल कैरेक्टर है दोबारा
इन दोनों के रेफरेंस मौजूद हैं इस ड्रामा के अंदर। वो डियाना जैसी चेस्टिटी की, विर्जिनिटी की, अच्छी पाकीज़गी की, पाकबाजी की जिंदगी गुजारे टिमिड होकर। तो ये कन्फ्लिक्ट है, इधर जाए कि इधर जाए। हैडा खुद कंफ्यूज कैरेक्टर है, अपने अंदर कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है। मैं आज भी कहता हूं कि दुनिया के अंदर अगर औरतें बाहर आ गई हैं, एजुकेशन गेन करती हैं, वो अमेरिकन नेशनल इदारे के अंदर बैठकर काम कर रही हैं एज ए साइंटिस्ट, तो वो 4 लोगों की वजह से है। फर्स्ट ऑफ ऑल इब्सन, सेकंड जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, वर्जीनिया वुल्फ और एडन डिच। इन 4 लोगों की वजह से औरत दुनिया में आज मर्दों के शाना बशाना या मर्दों जैसी जिंदगी गुजार रही हैं, आज़ादी के साथ बाहर जा सकती हैं। मेरी माँ नहीं जा सकती थी, मेरी सिस्टर जा सकती है। तो हमने हैडा के अंदर देखना है कि हैडा खुद एक कन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर है, और यही कन्फ्लिक्ट है और यही ट्रेजिक कन्फ्लिक्ट है। इसी कन्फ्लिक्ट की वजह से ट्रेजिडी हुई है। शी इज मॉडर्न वुमेन मोर लाइक मैन देन मैटरनल। वो हैडा मर्दों की तरह ज्यादा हमें नजर आती है, दांत मुस्काती है, पोर्शन नोज है उसका, अपने बाप की तरह। उसके पास पिस्टल्स हैं, वो पिस्टल्स रखती है, वो मर्दों को कंट्रोल करती है, मर्दों को शराब पिलाती है, खुद भी शराब पीती है। तो ये मॉडर्न कैरेक्टर है, एक मैन लाइक कैरेक्टर है। शी इज फाउंडर ऑफ मॉडल ऑफ 20th सेंचुरी वेमेन। 20वीं सदी की वेमेन की वो मॉडल फाउंडर है, यानी कि ये पहला मॉडल है जो पेश किया गया है। इसीलिए इब्सन को गालियां पड़ी, इब्सन को क्या क्या, इब्सन ट्रेल में से गुजरा है, आजमाइशों की दुनिया में से गुजरा है इब्सन, इन्हीं मॉडल्स की वजह से। लेकिन आखिर वो मॉडल कामयाब हुए हैं उसके। हैडा को हमने देखना है कि हैडा इन नॉर्म्स एंड मॉरल्स ऑफ सोसाइटी के मॉरल्स में हैडा क्या रिएक्ट करती है, नॉर्म्स में वो कितनी बेचैन हो जाती है जब अकदार उसके चारों तरफ उसे दिए जाते हैं। हमने 2 बातें डिस्कस की, थीम्स क्या डिस्कस करने हैं, हमने देखने हैं। हमने हैडा के बारे में, कैरेक्टर के बारे में क्या क्या नोट करना है, 2 बातें हमने डिस्कस की। तीसरा अहम सवाल जो बनता है, यूनिवर्सिटी उठाती है, वो है सिंबलिज्म। इब्सन ने सेंसिटिवली, बड़े हसासियत के साथ उसने चीज़ों को मैनेज किया है स्टेज के ऊपर, और हर चीज़ का एक सिंबल है। नेम्स, अगर नेम देख लें तो नेम भी सिंबलाइज करते हैं कोई ना कोई चीज़। जैसा कि हैडा का मतलब है रेफ्यूज फ्रॉम बैटलमेंट, रेफ्यूज पनाह जंग से। हैडा को टेजमैन हैडा कहता है, लोबोक उसे हैडा गैबलर कहना चाहता है कि वो हैडा टेजमैन उसे एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है ये अभी तक वही लड़की है जिससे मेरा माशका था, तो वो उसे हैडा गैबलर कहना चाहता है। तो ये सिंबलाइज करता है कि हैडा गैबलर क्यों कहना चाहता है। सिंबल ये है कि क्योंकि वो उसे अभी भी अपनी वही महबूबा कंसिडर करता है। सेम लाइक हैडा चंद जगहों पर अपने आप को, हैडा टेजमैन चंद जगहों पर, जैसे लोबो को कहती है मुझे हैडा टेजमैन कहो, ताकि वो उसके कंट्रोल से बाहर निकलना चाहती है। और आप देखें बहुत मुश्किल से टेजमैन मुश्किल से हैडा को उसके फर्स्ट नेम से पुकारता है। यहाँ पर इस विक्टोरियन एज के अंदर फर्स्ट नेम से पुकारना और सेकंड नेम से पुकारना भी एक पूरा एक असूल व ज़वाबित हैं इसके भी, कि फर्स्ट नेम से किसी को वो पुकार सकता है जो उसका दोस्त हो। जैसे कि मेरा नाम लेक्चरर M.K. भुट्टा है, मुझे सारे कहेंगे भुट्टा साहब क्या हाल हैं। मेरा नाम खालिद है, तो मुझे कोई भी आकर नहीं कहता खालिद मेरी बात सुने। मुझे खालिद कहेंगे तो मैं कहूँगा ये मेरे साथ इनफॉर्मल हो गया है, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे दरमियान डिस्टेंस रहे, इसलिए मुझे भुट्टा साहब कहा जाए।
सेम लाइक वहाँ पर नामों से भी इसी तरह वो ठे को कहती है कि ठे तुम मुझे मेरे फर्स्ट नेम से पुकारो क्योंकि हम दोस्त हैं। और उसे फर्स्ट नेम से जब वो पुकारते तो वो उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है हैडा। तो नेम्स को आपने देखना है कौन किसको किस नेम से किस जगह किस सिचुएशन में बुला रहा है। यहाँ पर फायर आपको नज़र आएगी कि एक छोटी सी नीचे फायर प्लेस बनी हुई है, उसमें वो उस हैडा में फायर प्लेस के करीब नज़र आती है तो उस वक्त लगता है कि इसके अंदर हसद की आग जल रही है। जब उसके अंदर बर्निंग स्टफ़ डालती है यानी कि उसके अंदर गुटके वगैरह लकड़ी डालती है तो उस वक्त हमें लगता है कि इसके अंदर कोई रेस्टलेसनेस या कोई जज्बा ऊद कर आया है। इसमें वाइन लीव्स की बात की जाती है कि एक ब्रांच है, एक डंडी है लंबी सारी, टहनी है, टहनी को मोड़कर जिसके अंदर फूल भी होते हैं सर के ऊपर पहना जाता है। और ये वाइन लीव्स गॉड डोनिसस पहनता था जो कि रेबल था, जो कि शराबी था, जो कि वाइन का गॉड है, वो अपने सर में पहनता था। तो सर पर वाइन लीव्स का रखना ये रोमांटिक आइडिया है। सर पर वाइन लीव्स का होना ये फ्री स्पिरिट को शो करता है। सर पर वाइन लीव का होना ड्रिंकिंग को शो करता है। सर पर वाइन लीव्स का होना, अंगूर की बेल का होना रेबल करेज को शो करता है। तो हैडा पूछती है कि क्या लोबोग जब पार्टी में गया है शराब पीने तो उसके सर पर वाइन लीव्स थे, यानी कि वो फ्री स्पिरिट थी उसकी, क्या वो ड्रिंक की थी उसने, क्या उसके अंदर रेबल करेज थी, क्या वो ठा के कंट्रोल से बाहर आ गया था, दोबारा शराबी बन गया था, क्या वो रोमांटिक हो गया था जिस तरह पहले मेरे साथ था। तो वाइन लीव्स को आपने ये ग्रीक मैथोलॉजी और रोमन मैथोलॉजी से लिया गया है ये कंसेप्ट। इस तरह एक कैरेक्टर है उसका नाम है डियाना, वो प्रोस्टिट्यूट है वो प्रोस्टिट्यूट लेकिन उसका नाम डियाना रखा गया है। इब्सन का जाने क्या मतलब था, वो ये कहना चाहता है कि प्रोस्टिट्यूट भी डियाना होती है, वो जब उसकी साउल जब तक पोलेटेड नहीं होती वो नेक ही होती है, अच्छी होती है, बॉडीली कोई भी इशू नहीं है। डियाना के नाम से भी ये मनसूब किया कि डियाना एक ग्रीक मिथ के अंदर एक करैक्टर है डियाना। और डियाना के हस्बैंड ने कहा था कि मैं लोगों का टैक्स उस वक्त माफ़ करूंगा अगर तुम इन लोगों के लिए घोड़े की पुश्त पर नंगी बैठकर पूरे शहर का चक्कर लगाओ, और मैं देखूंगा कि तुम्हें अगर ये लोग देखते हैं नंगा तो फिर समझो कि ये लोग तुम्हारे साथ लायल नहीं है, तुम इनका टैक्स माफ़ ना कराओ। अगर ये छुप जाते हैं तुम्हें नहीं देखते तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये लोग तुम्हारे साथ लायल हैं और फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। और डियाना नंगी होकर सफ़ेद घोड़े की पुश्त पर बैठकर उसने शहर का चक्कर लगाया था, किसी ने नहीं देखा था, तमाम लोग इंडोर हो गए थे सिवाय एक दर्जी के। दर्जी ने जब देखा था वो अंधा हो गया था। तो शोर हो गया डियाना एक मुकद्दस, नेक और विर्जन करैक्टर है। लेकिन ये नाम इब्सन ने दिया है किसको, एक प्रोस्टिट्यूट को, एक तवाइफ को जिसके पास लोबोग जाया करता था। बातें सुनते जाएं, बातें आगे क्लियर हो जाएंगी आखिर जब पढ़ेंगे। यहाँ पर बेबी बच्चे का सिंबल भी है। यहाँ पर बेबी तो वैसे फ्लावर से सिंबलाइज किया जाता है, बेबी वो टेंडरनेस से सिंबलाइज किया, बेबी इनोसेंस से सिंबलाइज किया जाता है, बेबी गोल्ड वॉश से सिंबलाइज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बेबी का सिंबल है डिस्ट्रक्शन। अगर हैडा प्रेग्नेंट होगी, उसके पेट में बेबी हो गया तो इसका मतलब है कि हैडा शैकल्ड हो जाएगी, हैडा की सारी डिज़ायर्स ख़त्म, हैडा हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं जिएगी, उसकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठे और लोबोग ने एक मैन्युस्क्रिप्ट, एक किताबचा लिखा है और वो कहते हैं ये हमारा बच्चा है इन दोनों का, और हैडा ने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। पिस्टल्स सिंबल हैं अथॉरिटी के। इनर रूम है, इसमें आउटर रूम है। इनर रूम सिंबलाइज करता है हैडा के पर्सनल लाइफ को। हैडा जब कन्फ्लिक्ट में होती है, परेशान होती है, वहां होती है। हैडा कहती है मेरा पियानो अंदर इनर रूम में होना चाहिए। हैडा सुसाइड जब करती है वो इनर रूम में करती है।
तो ये सिंबल्स हैं जो आपने नोट करने हैं। एक बड़ा क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं होता, हल नहीं होता बच्चों से, और वो है ड्रामेटिक डिवाइसेस या ड्रामेटिक टेक्निक ऑफ इब्सन। ये ड्रामेटिक टेक्निक आप जब पढ़ लेंगे तो कोई भी ड्रामा होगा तो आप उसमें भी यही चीज़ें तलाश करके आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एंटी क्लॉक चल रहा हूँ। पहले हम ड्रामा पढ़ाया करते थे और एंड पर सवाल हल करते थे। अब मैं यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंट सवाल पहले डिस्कस कर रहा हूँ और ड्रामा बाद में पढ़ेंगे, ताकि ड्रामा वाइंड अप हो तो दोबारा हमें ड्रामा की टेक्स्ट या ड्रामा के क्वेश्चन आंसर करने ही ना पड़े, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाए। क्योंकि वाइड सब्जेक्ट है, पार्ट 2 सवाल जवाब करने से नहीं होता। पार्ट 2 इज द नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसेस। सेंस का काम है यहां पर और अंडरस्टैंडिंग का काम है। मैं कहता हूं पार्ट 2 इज द नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड असाइनमेंट। अंडरस्टैंडिंग और असाइनमेंट का नाम पार्ट 2 है। अंडरस्टैंड कीजिए और असाइनमेंट्स बनाइए, अंडरस्टैंड कीजिए, असाइनमेंट बनाइए, जो आप करते नहीं हैं। डर लगता है आपको लिखते हो। ओ भाई, जब आप लिखते हैं तो लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, आखिर आपके हाथ में मैजिक आ जाता है, आपके जहन और हाथ का फासला कम हो जाता है, फिर आप आदी हो जाते हैं, प्रैक्टिस होते हैं। आप घर बैठ के नहीं लिखेंगे, आप टीचर को लिखकर नहीं दिखाएंगे, आप डेली असाइनमेंट टीचर को नहीं देंगे, तो ज़िंदगी भर आपका फासला ही हाथ का और जहन का कम नहीं होगा। जहन में आइडियाज होंगे, लिख नहीं सकेंगे। क्या फ़ायदा है ऐसे मास्टर का। ड्रामेटिक डिवाइसेस डिस्कस कर रहे हैं। ड्रामेटिक डिवाइसेस जब भी आए सबसे पहले आप सिंबलिज्म डिस्कस किया करें। ये ड्रामेटिक डिवाइस है कि राइटर ने सिंबल्स कौन कौन से इस्तेमाल किए और कैसे कैसे इस्तेमाल किए और कहां से ड्राइव किए हैं। दूसरी बात है सेटिंग। ड्रामा की सेटिंग, स्टेज की सेटिंग कैसी है। ड्राइंग रूम दिखाया और सारा ड्रामा ड्राइंग रूम के अंदर ही डिस्प्ले किया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कैरेक्टर महदूद, कंजर्वेटिव, लिमिटेड, शैकल्ड हैं, यहीं पर हैं, जिसमें इनर रूम है, आउटर रूम है। ड्रामा किस पीरियड में ड्रामाटाइज किया गया है, सेटिंग में ये बताना है। ये 1860 में, तकरीबन विक्टोरियन एज आप कह सकते हैं, उसमें हमने इस ड्रामा को देखा है। क्योंकि ड्राइंग रूम की सेटिंग से अंदाज़ा होता है दबेज सोफे, पोर्ट्रेट्स और दरवाजे, कर्टन्स, वाजेस, फूल, पियानो, ये सारी विक्टोरियन एज की लानतें हैं, मोटी मोटी, बड़ी बड़ी, हैवी। इस तरह से उनके घर हुआ करते थे। इसी तरह ही उनकी बड़ी बड़ी हैवी मॉरल्स और वैल्यूज होती थी उनकी, जो इंडिविजुअल को तबाह कर दिया जिन्होंने। घर के मोटे पिल्लर इस चीज की नुमाइंदगी करते हैं कि यहां पर बुर्ज बरूज जैसे इंसान होते हैं जो कि इंडिविजुअल माइनर्स को, छोटे बच्चों को और औरतों को, कमजोरों को बाहर नहीं निकलने देंगे। शाही किला को देखकर आपको एट द सेम टाइम ये एहसास भी होगा कि मालिक, ओनर, किंग, रॉयल्स कैसे होते हैं और फिर उनके असूल कैसे होंगे और उनके अंदर बसने वाली जो महकूम कौम है वो कितनी हैवी किस्म के असूलों के नीचे दबी होगी। सेटिंग आपने सीखी, ये बताएंगे सेटिंग। स्टेज पर 2 पैराग्राफ आपके बन जाते हैं। फिर आप ये देखें कि ड्रामा के अंदर कोई टाइम मेंशन नहीं किया गया। इवन के ड्रामा के अंदर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक लाइट्स का भी यहां पर कोई वो नहीं है, कंसेप्ट नहीं दिखाया गया। फैन नहीं है, इलेक्ट्रिक फैन नहीं है, तो पता चलता है कि ये ड्रामा लिखा तो 1880 में गया है, लेकिन प्लेस थोड़ा सा 20 साल पीछे कर दिया गया है। ये ड्रामा की सेटिंग हो गई। टाउन कौन सा है हमें अंदाजा होता है पूरे उसको पढ़कर, ये क्रिस्टाइना टाउन है, जिसको अब ओस्लो कहते हैं, बट जहां भी है। इस ड्रामा के अंदर कोई कोरस नहीं,
कोई नरेटर नहीं जो हमें कहानी बता रहा हो या वाक्यात को इंटरलिंक्ड करता हो या इवेंट्स को इंटरलिंक्ड करता हो, जो व्हील बनता हो, जो तज्जिए करता हो, जो एलाबोरेशन देता हो, जो करैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हो, जो मॉरल्स देता हो। यहाँ पर वैसे आमतौर पर ड्रामाज के अंदर कोई नरेटर होता है, इवन कि वो घर का कोई बूढ़ा होता है या मुलाजिम होता है, लेकिन यहाँ पर नरेटर नहीं है। जेनर, जेनर GENRE, जेनर, जेनर का मतलब होता है किस्म। ड्रामे की कई किस्में हैं, इसको जोनरा भी कहते हैं। जोनरा, कि जोनरा कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अगर जोनरा की बात करें हम इसकी, तो ये जोनरा है कन्फ्लिक्ट इन डिजायर इन ईच कैरेक्टर्स। एक जोनरा ये इस्तेमाल किया गया है, एक जोनरा किस्म, एक ड्रामे की इस किस्म को लिया गया, इसमें कई जोनरा इस्तेमाल किए गए हैं। जोनरा का मतलब डिवाइसेस, किस्में होती हैं कि ये किस नस्ल का है। मैं सपोज कहता हूं भाई वेटिंग फॉर गाडो इज एब्सर्ड इन जोनरा, जोनरा में एब्सर्ड है। जोनरा में ब्लैक कॉमेडी है। जोनरा में मैं कहता हूं वेटिंग फॉर गैडो गैलोज ह्यूमर है, सिक ह्यूमर है। लेकिन ये ड्रामा यानी कि एक ड्रामे के कई जोनरा होते हैं, उसमें कई जोनरा लगे होते हैं, कई उसके अंदर किस्म की बातें होती है, कई किस्म के थीम होते हैं, कई किस्म की ड्रामाटिक थीम होते हैं, ड्रामाटिक मूड्स कह लें आप इसे। जोनरा, जोनरा का मतलब किस्म, ड्रामे की किस्म। ये किस किस्म का ड्रामा है? इस ड्रामा में कन्फ्लिक्ट ऑफ डिजायर्स है ऑफ ईच कैरेक्टर। एक जोनरा ये लगाया गया है कि थेस्मैन की अपनी डिजायर्स हैं कि वो फेमस राइटर बन जाए, अच्छी किताब लिखे। लोबो की अपनी डिजायर्स हैं कि हेडा के साथ उसका अफेयर रिस्टोर हो जाए और हेडा के इनर वर्ल्ड में देखे और वो बहुत अच्छी किताब भी लिखे। अपनी डिजायर्स हैं। ऑन्ट जुलीना कहती है कि हेडा जो है उसके घर की अच्छी बहू बन जाए। एक और जोनरा है ट्रेजिडी। दर हकीकत ये कॉमेडी नहीं है, ये ट्रेजिडी ड्रामा है। ये ट्रेजिक कॉमेडी भी नहीं है, ये ट्रेजिडी ड्रामा है। ये जोनरा इस्तेमाल किया गया है या जेनर है। रियलिज्म, इसके अंदर रियलिज्म को एलाबरेट किया गया है बहुत सेंसिटिव तरीके से। हमारा जहन खुद ब खुद सोचने पर मजबूर हो रहा है कि ये करैक्टर क्यों कुछ नहीं कर रहा, ये करैक्टर अपनी डिजायर्स एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, ये हेडा अपनी डिजायर्स बता क्यों नहीं रही, हेडा कुछ कर क्यों नहीं रही, हेडा रेस्टलेस क्यों है। तो उसके जवाब हमारे अपने अंदर से निकलते हैं और वो रियल होते हैं कि ये शैकल्ड है, इस पर मर्दों का प्रेशर है, ये कुछ कहना नहीं चाहती। इसके अंदर कई बातें हैं। औरत बहुत ग्रैंड होती है। जो मर्दों को तख्लीक करे तो सोचें वो कितनी ग्रैंड है। हम वाकई पतंगे हैं, पर झाड़ते, भागते, दौड़ते, चिमटते, सेक्स करते और औरत से 20 साल पहले मर जाते हैं, 20 माशके बनाते हुए। और औरत फिर भी बैठी रहती है, सब कुछ बर्दाश्त करती है। शेफ भी है, नुकरानी भी है, सफाई भी करती है, फ्लश भी धोती है, गंदे बच्चे पागलों को पालती भी है, फिर भी 20 साल ज़्यादा जीती है। बला है, सरेंडर कर दे मेरे भाई। हाँ, इसी में बका है। एक और जोनरा है साइकोलॉजिकल थ्रिल। जगह जगह आपको साइकोलॉजिकल ऐसे ऐसे सेंसिटिव किस्म के डायलॉग, ऐसे ऐसी मूवमेंट मिलती हैं और करैक्टर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि साइकोलॉजिकली आपको थ्रिल महसूस होती है कि करैक्टर के अंदर कैसे साइकोलॉजिकल पटाखे बज रहे हैं। तो ये जोनरे हैं, 4 जोनरे बताए हैं। कन्फ्लिक्ट इन डिजायर्स, दूसरा जोनरा ट्रेजिडी है, तीसरा जोनरा रियलिज्म है, चौथा जोनरा साइकोलॉजिकल थ्रिल्स है। ट्यून क्या है ड्रामा की? ड्रामा की ट्यून कैसी है? ड्रामा की ओवरऑल ट्यून, मिजाज ये है इंडिविजुअल वर्सेस विक्टोरियन एज या विक्टोरियन वैल्यूज। ये ड्रामा की ट्यून है कि इंडिविजुअल कन्फ्लिक्ट में है, इंडिविजुअल प्रेशर में है, विक्टोरियन वैल्यूज के, विक्टोरियन अकदार, विक्टोरियन मॉरल्स और असूलों की जद में है एक फर्द। दूसरी ट्यून, वैमेन इज इन डेंजर
इन विक्टोरियन वैल्यूज। दूसरी बात, एक इंडिविजुअल डेंजर में है विक्टोरियन वैल्यूज में, दूसरा वेमेन भी वो विक्टोरियन वैल्यूज के अंदर डैमेज हो रही है, डेंजर में है। राइटिंग स्टाइल कैसा है इब्सन का? राइटिंग स्टाइल बहुत दिलचस्प है, बड़ा नया है, ऐसा स्टाइल पहले नहीं देखा गया, पहली बार उसने इस्तेमाल किया है ये स्टाइल। राइटिंग स्टाइल में आपको मेजर चीज़ हम कहते हैं इसका अल्टरनेट वर्ड प्ले, लफ्ज़ों का खिलवाड़ है, लफ्ज़ों की तलवारें हैं, लफ्ज़ों के नेज़े हैं, लफ्ज़ों के बर्चे हैं, लफ्ज़ों के गुलाब हैं, लफ्ज़ों की शतरंज है, वर्ड प्ले आप कहेंगे। राइटिंग स्टाइल में वर्ड प्ले है। राइटिंग स्टाइल में आप देखेंगे इसके अंदर विट्टी राइटिंग स्टाइल है, विट का इस्तेमाल, अक्ल का इस्तेमाल होता है, अक्ली मजाक भी है, और इसमें शॉर्प डायलॉग्स हैं, शॉर्प डायलॉग्स। जज ब्रैक, तुमने आने में देर कर दी, मैं ड्रेसिंग रूम में थी ऊपर। हाँ, अगर तुम ड्रेसिंग रूम में थी तो ड्रेसिंग रूम में एक शगाफ भी होगा। हाँ, हेडा कहती है, हाँ लेकिन तुम वो दरार या शगाफ रुकना खुद ही भूल गए। जज ब्रैक कहते हैं, ओहो हाउ स्टूपिड ऑफ मी, कितना स्टूपिड हूं मैं, घर बनवाया है तो ड्रेसिंग रूम में एक शगाफ तो रखता। यानी कि जज ब्रैक ये कह रहा है कि मैं तेरी इनर वर्ल्ड में आना चाहता हूं, कोई दरार तो होगी जहां से मैं दाखिल हो जाऊं, तुम्हारी कोई वीकनेस तो होगी। हेडा ने कहा कि तुमने दरार तो खुद ही नहीं रखी, कोई वीकनेस तो मेरी तुम पकड़ ही नहीं सके। तो कहता है हाँ मैं स्टूपिड हूं। तो ये है डायलॉग की शॉर्टनेस। इसी आप ड्रामेटिक डिवाइसेस में देखेंगे, ड्रामेटिक टेक्निक में एंड कैसा किया है। हेडा ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। इसमें एंड के टॉपिक में आप टेक्निक में ये जाएंगे कि हेडा के करैक्टर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो उसने सुसाइड की। प्लॉट एनालिसिस, आप प्लॉट की एनालिसिस करें। शुरू में क्या चीज़ें सामने आई? शुरू में टेस्मैन को थ्रेट है कैरियर का, शुरू में टेस्मैन की कंपटीशन होना है किससे? लोबोग से। शुरू में हेडा बेचैन है, हेडा की डिज़ायर्स हैं, हेडा कुछ करना चाहती है। जज ब्रैक हेडा पर कंट्रोल करना चाहता है, आंट जुलिना हेडा के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, हेडा सब पर कंट्रोल करना चाहती है। ये स्टार्ट है प्लॉट का, बिगनिंग है। मिडल कैसा होता है? एक्ट 3 में जाकर किस तरह से हेडा वो आग में, जेलिसी की आग में जलती जलती, रेस्टलेस में जाती जाती, वो लोबोग का मुसवदा, उसका मैन्युस्क्रिप्ट, उसका किताबचा जला देती है हाथ से लिखा हुआ। तो प्लॉट का प्रॉपर बिगनिंग मिडल एंड है। और आप प्लॉट में ये बात देखेंगे कि इब्सन ने प्लॉट पर कोई तवज्जो नहीं दी। इब्सन ने अपने ड्रामा के अंदर सारी तवज्जो करैक्टर पर दी है, और वो है हेडा गैबलर। इसीलिए टाइटल भी हेडा गैबलर है, हेडा टेस्मैन नहीं है, हेडा गैबलर ओरिजिनल करैक्टर। तो आप ये लिखेंगे प्लॉट ठीक है, अच्छा है, लेकिन प्लॉट पर इब्सन की कोई कंसंट्रेशन नहीं है। इब्सन के तमाम प्लेज करैक्टर ओरिएंटेड होते हैं, टोटल फोकस करैक्टर पर होता है। 5 एक्ट्स में ड्रामा पेश किया गया है। आप देखिए करैक्टर्स की ड्रेसेस कैसी हैं। वो शौक कपड़े पहनता है, बारीक कपड़े पहनता है, लाइट हैं, किस तरह की ड्रेसेस है। स्पीच किस तरह की है? स्पीच में वो शाउट कर रहा है, लाइट है, इजी मूड में है, हंस रहा है, रो रहा है, रेस्टलेस है। मैनरिज्म, मैनर्स कैसे हैं उसके, आपने ये जज करना है। ये ड्रामेटिक टेक्निक है। उसकी मूवमेंट्स कैसी हैं कैरेक्टर्स की। इब्सन के अंदर इवन के ये एबिलिटी है, इब्सन वक्त पड़े तो अपने स्क्रिप्ट भी तब्दील कर लेता है। जैसा कि डॉल्स हाउस का स्क्रिप्ट उसने जर्मनी में जाके तब्दील कर दिया था एंड पर। तो इब्सन अपने स्क्रिप्ट को चेंज करने में अगर आसान है, इजी है, तो ये भी पहली क्वालिटी, ये इब्सन जैसे करैक्टर की क्वालिटी है।
These were the things which we have to discuss whether these are in your mind or not. आपके जहन में हैं या नहीं हैं, डिस्कस ये चीज़ें करनी हैं. Let us start the text. This is lecturer M.K. Bhutta 033346555305. This is phone number and as well as Skype, Twitter, WhatsApp and Facebook. There is lecturer M.K. Bhutta. LECTURER MKBHUTTA. टेक्स्ट सर्च करें अपनी बुक में, कहाँ है टेक्स्ट. मेरे पास जो बुक है इसमें टेक्स्ट 82 पेज पर है. एक्ट 1 स्टेज दिखाई गई है. स्टेज पर क्या होगा? A large ड्राइंग रूम, एक लंबा चौड़ा ड्राइंग रूम है. ड्राइंग रूम बैठक, बैठने की जगह, गपशप लगाने की जगह, मेहमानों को एंटरटेन करने की जगह. बड़ा सारा है तो विक्टोरियन है, जिस तरह हमारे शाही दौर के बड़े बड़े घर हैं, हवेल हैं, इसी तरह वहां पर बड़े बड़े ऊंची छतों वाले घर थे. हैंडसमली एंड टेस्टफुली फर्निश्ड, स्मार्ट तरीके से, खूबसूरती से, टेस्ट के साथ इसको, इसकी काट तराश हुई है, इसकी बनावट है, इसको सजाया गया है. डेकोरेटेड इन डार्क कलर्स, कलर डार्क्स हैं, ब्राउन कलर है, रेड मरून कलर है. इन रेयर वॉल इज अ ब्रॉड ओपन डोरवे. अब खिड़कियां किस तरफ हैं, डोरवे किस तरफ है, आपको इसमें खपने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लें कि इसमें डोरवे है, खिड़कियां हैं, क्या है. पिछली दीवार के साथ एक बड़ा सारा दरवाज़ा है, रास्ता है. विद कर्टन्स ड्रॉन बैक टू आइदर साइड, दोनों तरफ कर्टन पड़े हुए हैं. ये रास्ता जो है, गैलरी जो है, टू लीड्स टू स्मॉलर रूम, छोटे रूम में जाती है, जिसको हम इनर रूम कहते हैं, लिख लें, जो कि पर्सनल रूम है हैडा का, जिसमें हैडा ने सुसाइड भी की थी. डेकोरेटेड इन द सेम स्टाइल, सेम स्टाइल में डेकोरेटेड है. एज अ ड्राइंग रूम, जिस तरह ड्राइंग रूम्स डेकोरेटेड है वैसे ही ये डेकोरेटेड है. इन द राइट हैंड वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम अ फोल्डिंग डोर, ड्राइंग रूम के राइट साइड पर एक फोल्डिंग डोर लगा हुआ है, आउट टू द हॉल, जो कि हॉल में खुलता है. द अपोजिट वॉल, जो उल्टी दीवार है, अपोजिट दीवार है, ऑन द लेफ्ट कंटेन्स फ्रेंच विंडोज, यहाँ पर एक फ्रेंच विंडो है, फ्रांसीसी तर्ज की विंडो है. पता नहीं यहाँ से कहीं इनकलाब फ्रांस, फ्रेंच रेवोल्यूशन ही ना आ जाए, कहीं कोई आज़ादी ना आ जाए यहाँ से. इस विंडो के बाहर कहीं वो जो शैकल्ड हैं वो गालिब ना हो जाएं उन पर, जो फ्यूडल्स हैं, जालिम हैं और जिन्होंने शैकल करके रखा होता है. ऑल्सो विद कर्टन्स ड्रॉन बैक टू द आइदर साइड, और दोनों साइड पर खिड़की के कर्टन्स हैं, पर्दे हैं. थ्रू द ग्लास वी कैन सी पार्ट ऑफ अ वरांडा, इस ग्लास के अंदर से, विंडो के ग्लास से हम देख सकते हैं वरांडा. खिड़कियां लगी हैं, खिड़कियों में गिलास हैं, ग्लास के अंदर से हम बरामदा देख सकते हैं, जहाँ पर कोई फूल शूल पौधे शौधे भी हैं. एंड ट्रीज इन ऑटम कलर, और मुर्दा बेहिस खिजा के रंग के वहाँ पर दरख्त हैं बरामदा में. डाउन स्टेज स्टैंड एन ओवल टेबल, स्टेज से आगे स्टेज की तरफ जहाँ ऑडियंस बैठे हैं वहाँ पर एक ओवल अंडे की शक्ल की राउंड टेबल पड़ी है, कवर्ड बाय अ क्लॉथ, जिसके ऊपर कपड़ा पड़ा है. एंड सराउंडेड बाय चेयर्स, चारों तरफ कुर्सियां हैं. डाउन स्टेज राइट, राइट पर स्टेज के ऊपर अगेंस्ट द वॉल, वॉल के साथ, इज अ ब्रॉड स्टोव, एक बड़ा स्टोव है, एक बड़ा नीचे एक खाना बना हुआ है. टाइल्ड विद डार्क, ये स्टोव आग जलाने की जगह है. पुराने घरों में भी नीचे आग जलाने की जगह होती है, पाइप निकलता है, ऊपर चला जाता है. अगर आप विलियम ब्लेक पढ़ चुके हैं तो चिमनी स्वीपर याद होगा, उसी स्टोव के ऊपर एक चिमनी जाती है जिसके अंदर से धुआं निकलता है और छत के ऊपर से निकलता है.
तो बहरहाल ये एक छोटी सी जगह है नीचे जहां पर स्टोव यानी कि आग जल रही है कमरे को गर्म रखने के लिए। इस स्टोव के ऊपर टाइल्ड विद डार्क पोसलिन, पोसलिन कहते हैं, पोसलिन चीनी मट्टी यानी कि चाइना की मट्टी का यहां पर टाइल लगी हुई है ऊपर इस स्टोव के। इन फ्रंट ऑफ इट स्टैंड अ हाई बैक्ड आर्म चेयर, और फिर यहां पर स्टोव के साथ ही एक बड़ी आर्म चेयर रखी हुई है। आर्म चेयर इज सिंबल ऑफ अथॉरिटी, इस पर मोस्टली हैडा पाई जाती है। आ क्यूशन फुट रेस्ट, और यहां पर एक सराहना पड़ा हुआ है, क्यूशन पड़ा हुआ है जिसके ऊपर पांव रखे जाते हैं। एंड 2 फुट स्टूल्स, और 2 फुट स्टूल भी रखे हुए हैं ताकि आग ताप सके कोई बैठकर फुट पर पांव रख के, स्टूल पर पांव रख के। अप स्टेज राइट, स्टेज की राइट साइड पर इन एन अल्कोव, एक कोने में, अल्कोव कोने में, इज अ कॉर्नर सोफा, एक सोफा है विद अ स्मॉल राउंड टेबल, सोफे के आगे छोटी सी टेबल भी पड़ी हुई है। डाउन स्टेज लेफ्ट अ लिटिल अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर इज अनदर सोफा, एक और सोफा है। अप स्टेज ऑफ द फ्रेंच विंडो, फ्रेंच विंडो के साथ ही पियानो, एक पियानो पड़ा हुआ है। पियानो इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ओल्ड वैल्यूज, पियानो इज सिंबल ऑफ द इनर म्यूजिक। On either side of the open doorway in the rear wall, पीछे जहां पर एक गैलरी जाती थी अंदर की तरफ, छोटे रूम की तरफ, वहां पर दीवार के साथ स्टैंड वट नाउट्स, एक चीज ठहरी हुई थी, वट नाउट्स जो कुछ और नहीं थी, वट नाउट्स कुछ और नहीं थी, होल्डिंग ऑर्नामेंट्स ऑफ टेराकोटा एंड मुजलिका, मुजलिका, यहाँ पर टेराकोटा और मुजलिका के इलाकों से, टेराकोटा इलाके का नाम, कंट्री का नाम, मुजलिका इलाका, कंट्री का नाम, इन इलाकों से आए हुए कुछ ऑर्नामेंट्स थे, कुछ सजावट थी जो के वॉल के ऊपर लगी हुई थी पीछे। अगेंस्ट द रेयर वॉल, पिछली दीवार के साथ, ऑफ द स्मॉलर रूम, छोटे रूम के साथ, स्मॉलर रूम के अंदर कैन बी सीन अ सोफा, एक सोफा देख सकते हैं, अ टेबल एंड अ कपल ऑफ चेयर। अच्छा, छोटे रूम के साथ फिर चेयर्स और फिर टेबल पड़ी हुई है। अबव दिस सोफा, इस छोटे रूम में, इनर रूम में, पर्सनल रूम में जहां चेयर्स और सोफा है, उसी सोफे के ऊपर अबव दिस सोफा हैंग्स अ पोर्ट्रेट, एक तस्वीर लगी हुई है। विक्टोरियन दौर की ये वैल्यूज है कि वो घरों के अंदर बड़े बड़े पोर्ट्रेट लगाते थे, फैमिली मेंबर्स के या किसी के भी। तो पोर्ट्रेट एक लगा हुआ है ऑफ अ हैंडसम ओल्ड मैन, एक हैंडसम ओल्ड मैन का एक पोर्ट्रेट लगा हुआ है इन जर्नल्स यूनिफॉर्म, जो कि आर्मी के जर्नल की यूनिफॉर्म के अंदर है। ये यकीनन हैडा का वालिद है जो अपने यूनिफॉर्म में है, 50 साल की उम्र में, यूनिफॉर्म के अंदर ये पोर्ट्रेट में बैठा हुआ है। हैडा की तरह इसका नोज वेल प्रोपोर्शनड है, ऊपर उठा हुआ है, आंखें पीछे की तरफ हैं, ठोड़ी उसकी चिन मोटी है, सर मोटा है। जैसे हमारे यहाँ चारपाया बुनने वाले नब्बी कंडेरे की शक्ल होती है, वैसे इसकी शक्ल है, नब्बी कंडेरे जैसी, बस उसने आर्मी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। तो ये वैसे पोर्ट्रेट सिंबल है अथॉरिटी का, सिंबल है हैडा की नस्ल का, सिंबल है हैडा के अपने वाले से रिश्ते का और उसकी अपनी आइडेंटिटी का, उसकी एरिस्टोक्रेसी का, कि उसका बैकग्राउंड क्या है जो वो नहीं भूली यहां पर आकर। अबव द टेबल अ लैंप हैंग्स फ्रॉम द सीलिंग, छत से एक लैंप लटक रहा है, इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है ये, विद अ शेड ऑफ ओपल सेंट, जिसके अंदर मुख्तलिफ रेनबो जैसे कलर निकलते हैं, मिल्की ग्लास, लेकिन ये दूधिया गिलास है, यानी कि एक लैंप लगा हुआ है। एंड राउंड द ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के इर्द गिर्द बंचेज, अच्छा ड्राइंग रूम के अंदर हर तरफ बंचेज ऑफ फ्लावर्स, फूलों के बंचेस,
फूलों के गट्ठे पड़े हुए हैं। फ्लावर स्टैंड, मुख्तलिफ जगहों पर फूलों के बहुत सारे गुच्छे हैं, ठहरे हुए हैं। इन वाजेस, या तो वो क्या कहते हैं उसे, मर्तबान से होते हैं वो, मेरा तो इनसे वास्ता नहीं पड़ा, कभी मैंने घर में रखे भी नहीं है, मुझे लगते बड़े बुरे हैं, क्या सुराइयों की तरह के होते हैं, गुलदान कहते हैं, गुलदान। एंड ग्लासेस, और ग्लासेस के अंदर फूल के बंचेस हैं। मोर ब्रांचेस लाई इन ऑन द टेबल्स, टेबल के ऊपर भी फूल पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूली मैरिड कपल रहता है, टेजमैन और हेडा, इसीलिए यहाँ पर ये फूल की नुमाइश दिखाई गई है। द फ्लावर्स ऑफ बोथ रूम्स आर कवर्ड विद थिक कारपेट्स। द फ्लोर्स ऑफ बोथ रूम्स, दोनों रूम्स के फ्लोर के ऊपर दबेज मोटे कारपेट हैं। ये विक्टोरियन एज को शो करता है पूरा ड्राइंग रूम, कि उसके अंदर हर तरह की चीज को स्टफ किया गया है, भर दिया गया है, हर चीज उसके अंदर मोटी मोटी बड़ी बड़ी, और पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ है। मॉर्निंग लाइट, सुबह की रोशनी आ रही है। द सन शाइन्स इन थ्रू द फ्रेंच विंडोज, फ्रेंच विंडोज से, वो फ्रेंच विंडो जो खिड़की के अंदर है उसके अंदर से रोशनी आ रही है। मिस जोलिना टेजमैन, मिस जोलिना टेजमैन ये आती है, तो पहले बताया गया है कैसे आती है। वेयरिंग अ हैट, इसने एक ऊनी हैट पहना हुआ है, ऊन का बना हुआ हैट पहना हुआ है काला सा। एंड कैरिंग अ पैरासोल, और वो अम्ब्रेला की तरह की एक स्क्रीन, अम्ब्रेला की तरह की कोई चीज, यानी कि छतरी उसने उठाई है। इंटर फ्रॉम द हॉल, वो हॉल से अंदर दाखिल होती है। फॉलोड बाय बर्था, वो बर्था जो कि नुकरानी है उसके पीछे आती है। हु इज कैरिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स, और बर्था ने अपने हाथ के अंदर बंच ऑफ फ्लावर्स उठाए हुए हैं, फूलों के गुच्छे उठाए हुए हैं। रेप्ड इन पेपर, जो कि गुलदस्ते की मानद हैं, पेपर में लिपटे हुए हैं फूल। मिस टेजमैन इज अबाउट 65, ये मिस जोलिना टेजमैन इसका नाम है, इसको मिस टेजमैन भी कहते हैं और आंट जूली भी कहते हैं, आंट जोलिना भी कहते हैं। मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ नाम इसलिए भी रखे गए हैं करैक्टर के, ताकि आप करैक्टर पर, ऑर्डिनरी करैक्टर पर फोकस ना करें या बहुत ज़्यादा फोकस करें। मिस टेजमैन इज अबाउट 65, तकरीबन 165 साल है। जाग रहे हैं ना, 65 साल है सिर्फ, इसलिए कहा है ताकि देखो सही जाग भी रहे हैं कि नहीं। आप प्लीजेंट एंड काइंडली अपीयरेंस, प्लीजेंट भी है और वो क्या है, काइंडली अपीयरेंस का मतलब शफीक अपीयरेंस की, मिडल क्लास से है ना, तो वैसे ही थोड़ी सी माठी सी, थोड़ी सी काइंड सी। शी इज नीटली बट सिंपली ड्रेस्ड, वो नीट लेकिन सिंपल ड्रेस पहना हुआ इन ग्रे आउटडोर क्लास, उसने ग्रे कलर का बाहर जाने वाला कपड़े पहने हुए हैं। ये विक्टोरियन एज के अंदर ड्रेसेस का खास ख्याल किया जाता है। सर पर हैट हो, गले में ग्लू बंद हो, पट्टी हो, कपड़े हों, कपड़ों पर क्या फूल लगे हों, मर्द हैं तो सर पर विग रखते हैं, अजीबोगरीब बलाएं बनी होती हैं। तो आउटडोर क्लास और हैं, इनडोर क्लास और हैं। बर्था द मेड इज रैदर सिंपल, बर्था मुलाजमा जो है वो सिंपल है। एंड रस्टिक लुकिंग, वो बस जंगली हुई उसकी चेहरा है, यानी कि जंग आलूद चेहरा है, यानी कि पुराना चेहरा है उसका। शी इज़ गेटिंग ऑन इन ईयर्स, वो तकरीबन बूढ़ी हो रही है, यानी कि वो 70-75 के करीब है। मिस टेजमैन का पहला डायलॉग, मिस टेजमैन आ गई है घर के अंदर। मिस टेजमैन किसी और घर में रहती है अपनी बहन के साथ जो बीमार है उसकी। मिस टेजमैन अब आई है इस घर में जहां पर नया कपल रह रहा है, टेजमैन हेडा, अब अपने वो भतीजे और बहू से मिलने आई है। स्टॉप्स जस्ट इनसाइड द डोर,
वो अंदरूनी दरवाजे के छत के ऊपर वाले हिस्से में वो अंदरूनी दरवाजे के करीब जाकर ठहरती है, लिसन्स सुनती है, एंड सेज इन अ हस्ड वॉइस, और वो हस्ड यानी कि छोटी आवाज में, सॉफ्ट आवाज में, सरगोशी करते हुए कहती है। आप पहले डायलॉग की सेंसिटिविटी देखें। एक औरत जो 65 इयर्स ओल्ड है वो आती है, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती है, दरवाजे को साथ सरगोशी सुनती है, दरवाजे के साथ कान लगाती है कि अंदर क्या हो रहा है। नया कपल सोया हुआ है, नया कपल चल फिर रहा है, नया कपल लड़ रहा है, नया कपल मोहब्बत कर रहा है, नया कपल क्या कर रहा है। और वो सुनती है और फिर सरगोशी करते हुए वो कहती है मुलाजमा से, वेल फैंसी दैट दे आर नॉट अप येट। हाँ ओ खुदाया, फैंसी दैट, ओ खुदाया सोचो तो, दे आर नॉट अप येट, वो अभी तक नहीं उठे, अभी तक वो नहीं उठे। अभी तक नहीं उठे तो अभी भी बिस्तर में हैं, वो बेड में हैं, तो ऐसे बेड में हैं जिस तरह के मियाँ बीवी बेड में होने चाहिए। औरत को इजाज़त नहीं है कि वो सेक्सुअल फीलिंग्स का नाम ले, इवन कि औरत को इजाज़त नहीं कि वो बच्चे का नाम ले कि औरत प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है या नहीं है। ये विक्टोरियन मॉरल्स हैं। अभी तक उस 65 इयर्स की औरत के अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि वो ये कहे कि वो लोग रात जब सफ़र से वापस आए हैं, सोए हैं, तो अभी तक कपुलेशन कर रहे हैं या कपुलेशन करके बेहोश पड़े हुए हैं, इसीलिए लेट उठ रहे हैं। ये जाने, लेकिन उसने कहा मकसद यही है, दिस इज सेंसिटिव रीडिंग ऑफ हेडा गैबलर्स ईच डायलॉग। सो नाइस ऑफ यू। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट डायलॉग, एंड दिस वन डायलॉग इज ऑफ बर्था। टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ. Thank you for being here.